हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है जनगणना, या इंग्लिश में इसे सेंसस बोले जाते हैं। तो सेंसस क्या होता है, जनगणना क्या होता है, ये अब हम आज जानेंगे। और जनगणना क्यों ज़रूरी है, पहली बार जनगणना क्यों कराया गया था, कब कराया गया था, कहाँ कराया गया था, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे शुरू करने से पहले आप सभी को एक ज़रूरी सूचना है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएंगे तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा पहले बता दें कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। और जब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी तो हम एक स्मार्ट बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड में क्या है कि उसमें फिगर और लिखा हुआ पहले से रहेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम समय में ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जब शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, जिससे जानने से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हम डिजिटल बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ले लेंगे बहुत जल्दी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। देखिए, जनगणना के बारे में जानने से पहले पहला काम यही आता है कि जनगणना सबसे पहले कब कराई गई। तो देखिए, जनगणना के बारे में क्या है, वैसे तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, उन देशों में बहुत पहले जनगणना कराई गई थी। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो है सन 1872 ईस्वी में, सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। इसके बाद जो जनगणना है सन 1881 ईस्वी में, सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। नियमित जनगणना शुरू की गई थी। इसके बाद सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू की गई थी। और जब सन 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई, इसके बाद डिसाइड किया गया कि अब जो जनगणना होगी वो रेगुलर जनगणना होगी, यानी समझिए बीच में छोड़ा नहीं जाएगा, लगातार जनगणना होगी। तो जनगणना के बारे में देखिए है क्या कि इसमें आदमी को यह पता चलता है, यानी जो सरकार है उन्हें यह अनुमान लगाने में सहूलियत होती है कि हमारे देश में कितनी आबादी है, और उसमें जितनी आबादी है उसमें एडल्ट कितने हैं, और जो एडल्ट से ऊपर आते हैं, आपका जो 60 से ऊपर आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वृद्धावस्था की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, और जो 18 से कम है यानी जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है। ये सब सरकार को अनुमान लगाने में सहूलियत मिलती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इसमें देखा जाता है कि कितने लोग हैं, क्या रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, यानी उनको काम नहीं है। और जब बेरोजगार होंगे उनके लिए सरकार कुछ न कुछ योजनाएं लाएगी, और जब कुछ न कुछ योजनाएं लाएगी तो उन्हें भी जीवन यापन करने में सहूलियत मिलेगी। इसलिए जनगणना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आई थी। इसके बाद सन 1881 में लॉर्ड कर्जन साहब थे, उनके कार्यकाल में लाई गई थी। देखिए, लॉर्ड जो हम बोल रहे हैं, ये लॉर्ड उस समय क्या थे, जब आप सबको पता होगा, इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो, कि जो लॉर्ड है वो अंग्रेज जो थे उनके सम्मान में उनके नाम के पहले लॉर्ड लगाया जाता था। आप सब लोग जानते होंगे, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भाईजन ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको
लॉर्ड बोल दिया था तो काफ़ी भड़क गए थे। और लॉर्ड बोलने पे भड़कने का पीछे उनका कारण यही था कि हम कोई अंग्रेज के ज़माने का जज नहीं है, यानी शासक नहीं थे, तो उन्हें काफ़ी मनाया गया। इसके बाद वो शांत हुए। तो लॉर्ड उस समय वो अपने सम्मान में अपने नाम के आगे आगे अंग्रेज जो थे वो लॉर्ड लिखवाया करते थे। तो जो इतिहास है वो तो बताया ही जाएगा, जो है वही है। और आज के लोग यदि लॉर्ड कहना पसंद नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना आप समझ गए, मुझे पूरा उम्मीद है। आगे देख लेते हैं क्या है कि थोड़ा जनगणना के बारे में जान लेते हैं कि जनगणना का कहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान में कि जनगणना कराना जरूरी है। तो तीसरा नंबर में देख लें, भारत के संविधान की धारा, भारत के संविधान की धारा 246 में कहा गया है कि जनगणना होनी चाहिए। यानी भारत के संविधान की धारा 246 में कहा गया है कि जनगणना होनी चाहिए। और जब जनगणना हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई विभाग होगा जो इसे कराएगा। तो चौथा नंबर यही क्वेश्चन बनता है कि जनगणना कराने का दायित्व यानी जो इसका जिम्मा है उसको किसे दिया गया है। तो जनगणना कराने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय या इंग्लिश में इसे होम मिनिस्ट्री बोला जाता है। और अभी होम मिनिस्टर कौन है यह आपसे पूछा जाएगा। तो अभी होम मिनिस्टर हैं अपना, होम मिनिस्टर कहा जाएगा। तो होम मिनिस्टर अभी कौन है, मोटा भाई जिसे बोला जाता है, यानी मोटा भाई अमित शाह। यानी अमित शाह जो हैं अभी गृह मंत्री हैं। और जो 2021 की जनगणना होगी, अभी जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये जो हम बात कर रहे हैं सन 2021 में बात कर रहे हैं। तो 2021 में जनगणना करानी है। और जो ये 2021 में जनगणना कराई जाएगी तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और इनके बेटे जो हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन भी जरूरी है कि जो इनके बेटे हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके सचिव जो हैं वो जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। और जय शाह कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं। और कोई क्रिकेट न खेलने की वजह से उन्हें डायरेक्ट आपका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। और जब बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गए तो उनका कहीं ना कहीं जो उनके मन में क्रिकेट न खेलने की कसक थी वो पूरी हो गई, समझिए। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी भारत में हैं, उन्हें सचिव ने बना करके जो क्रिकेट के बारे में शायद कुछ नहीं जानता होगा उसे सेक्रेटरी बना दिया गया है। वाह वाह, कितना आगे भारत जाएगा देखिए। और देख लेते हैं क्या है, नेताओं का आखिर में एक है ही क्या है, चलते रहेगा। और इसका आपको बोल दिया गया केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। और इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए कि इसका जो जनगणना आयुक्त होता है, उसका जो जनगणना आयुक्त होगा, जनगणना आयुक्त को जनगणना सूची पब्लिश करनी होती है। यानी जब जनगणना हो जाएगा तो कितने जनगणना किस राज्य में है, कितने लोग किस टाइप के हैं, ये सब सूची जनगणना आयुक्त को देनी पड़ती है। तो देखिए इतना तो आप सब जान गए, जनगणना आयुक्त को देनी पड़ती है। जनगणना कब से स्टार्ट हुआ ये सब देख लें तो आपको बता दिए कि सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना स्टार्ट की गई थी। और लॉर्ड मेयो के बाद सन 1881 में जनगणना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में स्टार्ट की गई। और जब 1981 वाली जनगणना है, इसी से नियमित जनगणना की स्टार्टिंग हो गई। इसके बाद क्या है, सन
1951 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना हुई। यानी समझिए सन 1951 के पहले जितनी जनगणना हुई थी वह स्वतंत्र जनगणना नहीं थी। यानी सन 1951 में जो जनगणना हुई वह स्वतंत्र जनगणना थी। इसे स्वतंत्र जनगणना कहने का केवल एक ही कारण है कि सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और जब सन 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो जनगणना की गई यानी पहली बार की गई तो उसी को हम पहली जनगणना बोलते हैं। इसके बाद इसमें यह क्वेश्चन बनेगा कि सन 1951 में जब भारत में पहली बार जनगणना स्वतंत्र भारत की हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। यानी जनगणना आयुक्त कौन थे ये आपसे पूछेगा। तो जनगणना आयुक्त थे, उस समय का जनगणना आयुक्त कौन थे ये आपसे पूछेगा। तो समझ लें आर.ए. गोपालास्वामी जो थे और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पहली जनगणना हो गई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। इसके बाद जो अभी जनगणना हुई आप समझिए अभी कब हुई, सन 2011 में। सन 2011 ईस्वी में जो जनगणना हुई वह 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी। और इसे स्वतंत्र भारत के रूप में यदि कहा जाएगा तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कितने नंबर की? 7वीं नंबर की जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई वो 15वें नंबर की जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। और इसमें एक सवाल यह पैदा आपका होगा कि इसके जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली जो थे जनगणना आयुक्त थे। 15वें नंबर की जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जो थे इसके जनगणना आयुक्त थे। इतना बात आप ध्यान रखें। और क्या क्या बनता है ये देख लें। इसमें कुछ डेफिनेशन भी हैं वो भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और जनगणना के बारे में इतना आप समझ गए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब कुछ जनगणना के बारे में कुछ डेफिनेशन छोटा है वो हम देख लेंगे। तो इसमें पहली जनगणना के बारे में पहली डेफिनेशन आती है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व या इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। ये क्या होता है इसे समझ लें। एग्जाम में आ जाते हैं 3-4 डेफिनेशन है जनसंख्या के बारे में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है जनसंख्या घनत्व की। ये देख लें कि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित या निवासित जनसंख्या को
यानी समझिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आपके वर्ग में जो भी जनसंख्या निवास कर रही है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। उदाहरण के लिए समझें क्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे समझिए आप जहाँ पे हैं उसके 1 किलोमीटर एरिया में यानी कुछ न कुछ लंबाई होगी इस एरिया की और कुछ न कुछ चौड़ाई होगी। तो इस एरिया में जितने लोग निवास कर रहे हैं उनकी जनसंख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो इसकी फार्मूला आप लिख लें, कैसे निकालते हैं, शायद फार्मूला भी आपसे पूछ लिया जाए। तो जनसंख्या घनत्व का फार्मूला क्या होता है आप समझ लें, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। क्या होती है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल या इसी को एरिया बोलते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित जनसंख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व तो बोलते हैं। इसी में दूसरा आपको यह पूछ सकता है, दूसरा डेफिनेशन यह पूछ सकता है, पहला आ गया आपका जनसंख्या घनत्व या इसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। दूसरा नंबर की आपकी है लिंगानुपात। दूसरा डेफिनेशन क्या पूछ दिया जाता है, लिंगानुपात या इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोला जाता है। तो लिंगानुपात क्या होता है, देखिए प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। डेफिनेशन इसका समझ लें, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या या इसको हम थोड़ा और लिख देते हैं, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। इसको फार्मूला टाइप में यदि आप लिखेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे, यानी फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन इंटू 1000 ये फार्मूला इस टाइप का आता है। तो लिंगानुपात आ जाएगा आपका, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, यही लिंगानुपात होता है। तो 2 डेफिनेशन यहाँ से निकल गया। और देखेंगे क्या है, और इसमें तीसरा नंबर पे क्या डेफिनेशन आ जाता है देख लें। तीसरा नंबर पे आ जाएगा साक्षरता या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइटरेट बोलते हैं, यानी पढ़ा लिखा जो है, जो साक्षर है उसे बोला जाता है। तो साक्षरता क्या होता है, साक्षरता दर आप समझिए, साक्षरता दर या लाइटरेट रेट उसको बोलते हैं। लाइटरेट रेट क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है कि 7 साल या 7 साल से बड़ा लिटरेसी रेट क्या होता है, देखिए 7 साल या 7 साल से अधिक आयु, 7 साल या 7 साल से बड़ा आयु बड़ा आयु के लोग जो
किसी एक भाषा को, जो किसी एक भाषा को, जो किसी एक भाषा को 7 साल का हो या 7 साल से बड़ा का हो, जो किसी एक भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, किसी एक भाषा को समझ सकता हो, समझ सकता हो या समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, लिख या पढ़ सकता हो, उसे साक्षर माना जाएगा, उसे साक्षर माना जाएगा। वह आदमी, मेल या फीमेल कोई भी, जो 7 साल का हो या 7 साल से ज़्यादा का हो, जो किसी एक भाषा को समझ सकता हो या समझ सकने के साथ साथ लिख या पढ़ दोनों में से कोई सकता हो, उसे हम साक्षर यानी लिटरेट मानते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसे समझ सकता हो, साक्षरता कहलाता है। और साक्षरता दर हम कैसे निकालेंगे, देखिए साक्षरता दर यदि हमसे पूछेगा तो साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर हम निकालेंगे कैसे। साक्षरता दर कितने देंगे, साक्षरों की संख्या डिवाइड बाय 7 प्लस आयु वाली साक्षरों की संख्या, 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या, 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 1000 नहीं, यहाँ पर 100 रहेगा क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है यानी प्रतिशत में निकालना है। तो साक्षरता दर आपको निकालने के लिए साक्षरों की संख्या कितनी है डिवाइडेड 7 से ज़्यादा आयु वालों की संख्या कितनी है और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साक्षरता प्रतिशत यानी दर निकल जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है शिशु लिंगानुपात, यानी उसको बोलते हैं जो छोटा है, जो वयस्क नहीं हुआ है, या समझिए शिशु यानी छोटे बच्चे को शिशु बोला जाता है। तो शिशु लिंगानुपात, इससे पहले हम लिंगानुपात आपको बताए थे कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और उसमें उसके बाद आपका आता है कि शिशु लिंगानुपात। क्या आता है, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कैसे निकालेंगे ये आप समझ लें। तो शिशु लिंगानुपात निकालेंगे कि जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात किसको बोलेंगे, देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु वाले 0 से 6 वर्ष की आयु वाले 0 से 6 वर्ष की आयु वाले प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या
को हम शिशु लिंगानुपात बोलेंगे। इसको देखिए ये वाला परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 से 6 वर्ष की 0 से 6 वर्ष की महिलाओं, 0 से 6 वर्ष की महिलाओं नहीं बालिकाओं लिख दें, 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या डिवाइडेड बाय 0 से 6 वर्ष की बालकों की संख्या, और इसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये हमारा शिशु लिंगानुपात प्रतिशत में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्रतिशत में हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात प्रतिशत में हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या डिवाइडेड बाय 0 से 6 वर्ष की बालकों की संख्या से, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में, देखिए जब यहाँ पे 1000 पुरुषों की तुलना में लिख दिए हैं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और यदि हम प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में नहीं लिखते हैं तब यहाँ हम 100 लिख सकते थे, और जब 100 लिखते हैं तो परसेंटेज में अपना आता। तो ये आपका हो गया शिशु लिंगानुपात। और इसके बाद साक्षरता दर आपकी हो गई। और कुछ डेफिनेशन बनते हैं वो देख ली क्या बचता है। और बचता है कि 10 की वृद्धि दर बोलता है 5वां नंबर में है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर। तो 10 की वृद्धि दर देखिए कैसे निकालते हैं, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं है, समझ जाएं आप। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के बाद अभी 2021 में जनगणना होगी, तो 2011 से 2021 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है डिवाइडेड बाय जो 2011 की जनसंख्या थी उस समय, और इसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 10 की वृद्धि दर आ जाएगी। यानी इसको निकालेंगे कैसे, देखिए 10 वर्षों में जनसंख्या अंतर, 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि बटे 10 वर्षों में जनसंख्या, पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या, पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि बटे पिछले 10 वर्ष की जनसंख्या, पिछले 10 वर्षों में 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, पिछले 10 वर्ष की जनसंख्या, पिछले 10 वर्ष की जनसंख्या डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर आ जाएगी, यानी प्रतिशत में। यानी समझिए जैसे 2011 से 2021 में जो जनसंख्या आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2011 में जनसंख्या थी उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी जनसंख्या आएगी वो हम प्रतिशत में लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कितनी जनसंख्या बढ़ी है। इसके बाद एक और इसमें आता है, देखिए लास्ट है कि लास्ट वाला क्या डेफिनेशन आता है कि शिशु मृत्यु दर। ये वाला क्वेश्चन जो है शिशु मृत्यु दर एग्जाम में सीधा छपा था, शिशु मृत्यु दर, यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चाइल्ड डेथ रेशियो लिख देंगे इंग्लिश में इसको। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि प्रति 1000, क्या बोलेंगे,
वर्तमान जनसंख्या, हाँ, 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई वृद्धि, तो 10 की वृद्धि हो गई। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, देखिए, एक वर्ष के अंदर शिशु मृत्यु दर क्या होती है, आप समझ लें। एक वर्ष के अंदर मृत बालिकाओं की संख्या, एक वर्ष के अंदर मृत बालिकाओं की संख्या डिवाइडेड एक वर्ष में हाँ, मृत बालिकाओं की संख्या एक वर्ष के अंदर मृत बालिकाओं की संख्या एक वर्ष में जो बालिकाओं की मृत्यु हुई, यानी एक वर्ष या एक वर्ष से कम की जो है, और एक वर्ष में जन्म लिए बालकों की संख्या, शिशु मृत्यु दर समझिए, जो एक वर्ष में, और इसी का मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो ये अपना शिशु मृत्यु दर आ जाएगी। एक वर्ष के अंदर मृत बालिकाओं की संख्या, एक वर्ष में जन्म लिए बालकों की संख्या। तो ये हो गया, देखिए, शिशु मृत्यु दर, यानी एक वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, तो उसमें जो बालिकाओं की मृत्यु हुई उनकी जनसंख्या डिवाइडेड बाय जितने बालक, यानी जितने बालकों की जनसंख्या थी एक वर्ष के अंदर, उनसे डिवाइड देने के बाद 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा शिशु मृत्यु दर आ जाएगी। यही छोटा छोटा डेफिनेशन था, एग्जाम में आता है, इसलिए इसे जान लें, बहुत ज़रूरी है। और जनसंख्या से रिलेटेड इतना ही इसमें बनता है, और कुछ जनसंख्या में बचा है बहुत कुछ, अभी उसे अगले पार्ट में कवर किया जाएगा। तो जनसंख्या में छोटे छोटे डेफिनेशन थी, और जनसंख्या कब से स्टार्ट हुई, क्यों हुई, और कब कब जनसंख्या हुई, ये सब तो हम आपको बता ही दिए हैं। और कुछ बचा है तो अगला पार्ट में देखा जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग किए होंगे और किए हैं तो उनको 2 ही काम बच जाता है, चैनल को लाइक और शेयर करें ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।